हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित सर ऑनलाइन क्लास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड की जो कक्षा 9 के जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए वीडियो स्पेशल है। तो इसमें हम बात करेंगे क्लास जो 9th है ना, उसी का जो हिंदी भाग 1 है उसी के बारे में, इसके प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसका चैप्टर्स कौन हो जाएगा, तो चैप्टर्स इसका फर्स्ट हो जाएगा। इस चैप्टर्स का नाम है कहानी का प्लॉट है। तो अगर जो आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखकर वीडियो को लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। तो पहले हम लोग समझते हैं जो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है कहानी का प्लॉट है, इसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। इसके लेखक कौन है, लेखक का नाम क्या है, जन्म कहाँ है, वो सब के बारे में समझते हैं। पहले कि जो लेखक है आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय जी है और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1893 ईस्वी उनका जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए जन्म स्थान उनवास बक्सर जो बिहार में पड़ता है और उनका बचपन का नाम क्या है, तो भोलानाथ है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आपके इस चैप्टर्स की शुरू में जो आपके जो लेखक होता है ना, लेखक के कुछ बेसिक चीज़ें होती है, राइटर्स की कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न को समझेंगे। जो प्रश्न आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न को, वीडियो को, इस प्रश्न को पूरा अच्छे प्रकार से देखकर इसको अच्छे प्रकार से आप लिख कर याद कर लीजिएगा, जो आपकी क्लास के लिए बेहतर होगा मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस आप लोग पढ़ते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ना, आपको क्लास 9th की पूरी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और एकदम बेहतर तरीका से दिया जाएगा, लॉजिकली और कॉन्सेप्टेबल दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर फर्स्ट को लेते हैं। क्या है प्रश्न फर्स्ट, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। जो इस प्रश्न को आप समझ लेते हैं तो कुछ इसका आंसर है ना, आप खुद व खुद लिख पाओगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है, लेखक ऐसा क्यों कहता है, तो लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय जी है। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा उनमें नहीं है, यानी जो कहानी वो लिखे हुए हैं उनकी प्रतिभा उनमें नहीं है, यानी मुझ में नहीं है, जबकि यह जो कहानी है ना वह अपने आप को बता रहे एक छोटा तुच्छ मानव के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जो इनके द्वारा जो लिखा गया कहानी है ना, ये कहानी का प्लॉट ये सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कैसे है उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए इसका आंसर क्या है, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है। जो कोई भी आदमी होता है कि कोई आदमी होता है कि अपना बड़ाई खुद करता है, जो लेखक शिव पूजन सहाय जी है ना, वो अपना बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं रखते, उसमें बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ का मतलब कि रहस्य को जानने वाला, किसी रहस्य को जानने वाला होना चाहिए। यह बात सही है कि कोई भी जब लेखक होता है, राइटर्स होता है, तो कला मर्मज्ञ कहने का मतलब कि किसी रहस्य के बारे में वो जानने वाला होता है। और यहाँ लेखक कलाविद यानी कला का ज्ञाता भी अपने आप को नहीं मानता है, यानी अपने आप को इस जो लेखक में एक जो कॉमन बातें होती है लेखक में जो होनी चाहिए वह चीज़ इनके पास है, लेकिन यह खुद अपने आप को उसके काबिल मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात इसमें कही है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेखक ने भगजुगनी नाम ही क्यों रखा। जो लेखक है शिव पूजन सहाय ने भगजुगनी नाम ही क्यों रखा, क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा सा इस प्रकार से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक देहाती कहानी लिया गया है। इसमें देहाती कहानी, किसी कहानी को मन में उतारने के लेखक ऐसी नाम को इंडिकेट करता है, ऐसे नाम को चिन्हित करता है कि जो बच्चा इस प्रश्न को, इस बुक को पढ़े तो उसको मन में यह घर घर जाए, उनको याद हो जाए कि हाँ ये चीज़ें बेसिक चीज़ें और यूनिक नाम रख लेते हैं। वही बात है इसमें कहानी। इसके आंसर को देखिएगा, यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है। जो कहानी का प्लॉट है ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उसमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा। सही बात है ना, क्योंकि देहाती नाम किसी आदमी को जल्दी याद होता है, ये कॉमन बातें होती है, उनको अच्छा लगा इसलिए लेखक ने नाम भगजुगनी रखा है। ये प्रश्न हो गया। फिर तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। जो मुंशी जी थे उनके बड़े भाई क्या थे, तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो पुलिस से दरोगा जी थे। फिर अगला प्रश्न क्या है, दरोगा की तरक्की रुकने का क्या वजह थी, यानी दरोगा जी की जो तरक्की रुक गया उनकी क्या वजह थी, यानी वह काबिल होते गए, वह ऊंचाइयों बुलंदियों की ऊंचाइयों पर चढ़ते गए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनकी तरक्की साफ लो हो गई, डाउन हो गई उनका। इसका क्या कारण है, उसके आंसर को हम समझेंगे। क्या कर रहा है, दरोगा जी की एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की, मगर तुर्की घोड़े को कान काटती थी। यानी दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी जो बहुत कम कीमत की थी, लेकिन तुर्की घोड़े को कान काटती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा फुर्तीला कहाँ का घोड़ा होता है, तो वह तुर्की का घोड़ा होता है। लेकिन उस घोड़े के भी इनकी घोड़ी जो है वह पछाड़ देती है। इस तरह की बात कर रहे हैं।
उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उन पर दांत गड़ाए हुए थे। उनको खरीदने के लिए उन पर पूरा धाक जमाए हुए थे कि हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसलिए उनकी तरक्की रुक गई। फिर से इस आंसर को समझिएगा। दरोगा जी को एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की थी, मगर तुर्की घोड़े को क्या करती थी तो वह कान काटती थी। उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए हुए थे, लेकिन दरोगा जी ने उन्हें नहीं दिया, इसलिए उनकी क्या हो गई तो उनकी तरक्की रुक गई। फिर अगला 5 नंबर प्रश्न क्या है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन कैसे हुए? कैसे उरीन हुए, चाहे उरीन कैसे हुए, इधर उधर क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। फिर से प्रश्न को समझिएगा। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? उरीन का मतलब कि उनका छुटकारा पाना। क्या है? एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर, यानी गोरे अफसर है, उनके एक अच्छी रकम पर उस अपने घोड़ी को बेचकर अपने बड़े भाई से क्या हो गए तो वह उरीन हो गए। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है 6 नंबर, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है? इसका हमको स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कीजिए। तो चलिए मेरे दोस्त, आपको पूरा डिटेल करूंगा, बेसिक चीजें दे रहा हूं, एकदम अच्छी देहाती भाषा में आपके इस प्रश्न का आंसर मैं बता रहा हूं, जो आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन में भाई आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, यानी जो दरोगा जी, यानी जब उनकी नौकरी थी तो उनको मौज मस्ती थी खूब, उनके भाई भी एकदम मौज मस्ती करते थे। उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई। उनको मरने के बाद जो, क्योंकि इनकम का सोर्स ही खत्म हो गया, तो उनके मरने के बाद सभी चीज़ें गायब हुई। इसी संदर्भ में उपयुक्त बातें कही गई है। फिर अगला प्रश्न आता है, मेरी लेखनी में इतनी जोर नहीं है, लेकिन लेखक ऐसा क्यों कहता है? यानी लेखक फिर को अपने आप को इस प्रश्न के माध्यम से एक तुच्छ मानव के रूप में इंडिकेट करता है, लेकिन वह ऐसा है नहीं। क्या कह रहा है कि मेरी लेखनी में इतनी जोर नहीं, यानी कह रहा है कि मैं जो लिखा हूं इसमें उतना जोर नहीं है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? चलिए इसका आंसर देखिएगा। भगजुगनी के रूप लावल्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाएं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है। यानी भगजुगनी का जो रूप है उसको इतना वर्णन लेखक करते हैं इस कविता में, इस कहानी में इतना डिटेल करते थे भगजुगनी के बारे में, तब पर भी उसकी ऐसी ऐसी उपमाएं दे देते हैं, उसके बाद भी लेखक क्या है असमर्थ पाता है अपने आप को। तभी उसने कहा है कि मेरी लिखनी में उतनी जोर नहीं है, मैं इतना सटीक वर्णन कर सकूं। यानी कह रहा है लेखक कि हमारे पास उतना जोर नहीं है, हमारे पास उतना थिंकिंग पावर नहीं है, हमारी कलम में उतना जोर नहीं है कि मैं इसकी और अच्छा से वर्णन कर सकूं और सटीक वर्णन इसकी कर सकूं। फिर अगला नंबर 8 नंबर प्रश्न है, भगजुगनी का संदर्भ क्यों नहीं खिल सका? जो भगजुगनी है उसका जो संदर्भ है क्यों नहीं खिल सका? कह रहा है कि भगजुगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी। यानी भगजुगनी एक अनाथ बच्ची थी, उनकी मां नहीं थी, डेट कर गई थी, मर गई थी। तो वही कह रहा है आंसर, क्या कह रहा है कि भगजुगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उससे और बातों के अलावा 2 जून की खाना भी नसीब होता था। 2 जून के लिए 2 वक्त की जो खाना होते हैं वो उनको नसीब नहीं होता था। फिर उसका संदर्भ कैसे खिल सकता है? ठीक है। फिर अगला नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? जो मुंशी जी है वो गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगजुगनी की दशा को देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर, यानी भगजुगनी है उसकी बेटी है, उसको क्या कर रहा है, उसकी दशा को देखकर और अपनी गरीबी की तरस खाकर बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर, यानी इतनी मजबूरी में जिंदगी जीने से मजबूर होकर मुंशी जी गल फांसी लगाकर मरना चाहते थे, या इसमें हम कह सकते हैं कि गल फांसी लगाकर मरना चाहते थे। कौन? तो मुंशी जी। 10 नंबर प्रश्न क्या है? क्या कह रहा है प्रश्न? भगजुगनी का दूसरा वर्तमान नवविवाह पति उसका सौतेला बेटा है। यानी भगजुगनी का जो दूसरा वर्तमान जो पति है उसका सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराइयों की ओर संकेत करता है और क्यों है? यह प्रश्न है ना आपको दिल को छू जाने वाली है। बहुत बेकार यह इस तरह की जो समाज में घटनाएं होती है ना, इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न को आंसर को समझेंगे हम। क्या कहे? भगजुगनी की शादी वृद्ध से हुई थी, यानी जो भगजुगनी की शादी है वृद्ध से हुई थी, जो उसके तरुणाई आते मर गई। यानी उसकी जो होती है ना, यानी एक बात इसमें है कि तरुणाई आते हुए उनकी क्या हो गई, तो उसकी मृत्यु हो गई, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। आज वह युवती है पूर्ण युवती है, अभी भी वह युवती है, एक पूर्ण युवती है। लेखक कहता है उसका संदर्भ उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है। उसका जो संदर्भ है ना, उसका जो वर्तमान पति है
उसका क्या है, उसका एक धन है, स्वर्गीय धन है। दूसरा पति उसका सौतेला बेटा होता है, यानी जो भगजुगनी है उसके साथ ही उसके एक सौतेले बेटे से करा दिया जाता है। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में जीने की मजबूर है। यानी ये समाज की एक नियति के पर दोष दे रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह इस वातावरण में जीने की मजबूर है। फिर जो 11 नंबर जो प्रश्न है वो खुद आपको करना है, वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम 12 नंबर प्रश्न को यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न इसमें है क्या, आशय को स्पष्ट करना है इसकी, जिसको हम लोग कहते हैं कि भावार्थ लिखिए, आशय को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है, जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपाती चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजार रहे हैं। इसका भावार्थ क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से लिया गया है, शीर्षक पाठ से लिया गया है या शीर्षक से लिया गया है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण किया है। जो लेखक है उनके पास तो लिखने में जोर है, लेकिन अपने आप को वह उसके काबिल नहीं समझते हैं, लेकिन इस प्रश्न को, इसका आंसर उन्होंने बहुत ही शानदार तरीका से लिखा है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने वाले और होने वाले जो बदलाव है ना उसका चित्रण किया है। कहानी में लेखक को मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं उसका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। जो मुंशी जी है लेखक से अपना जो दुखड़ा है रो रो कर सुनाते थे, तो मुंशी जो है यानी लेखक जी मुंशी जी लेखक को सुनाते थे, तो लेखक इसका वर्णन है बहुत ही रोचक किया है। मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूँ, बीते दिनों की बात है, बात जब याद आता है तो गस आ जाता है, यानी उसको इससे सोचने आ जाता है, यह सोचने में मजबूर हो जाता है लेखक। वो मुंशी जी वो कह रहे हैं, लेखक को बता रहे हैं। दरोगा जी के जीते जी ऐस मौज और वखान मुंशी जी करते थे। जिस समय दरोगा जी जिंदा थे उस समय जो मुंशी जी है ना खूब ऐस मौज करते थे और बहुत बखान, बहुत इधर उधर की बातें फेंकते थे। और दरोगा जी की मृत्यु के बाद आई गरीबी का इजहार करते हैं, यानी दरोगा जी जब मृत्यु हो गई दरोगा जी की, तो उसके बाद जो गरीबी आती है उसका इन्होंने इजहार करता है कि क्या हो गया। उसका लेखक ने बड़े ही रोचक और सत्यता के साथ उजागर किया है। उस बात को लेखक ने बहुत ही सत्यता के साथ इस बात को उजागर किया है। लोग अमीर में कुछ भी नहीं सोचता है, यानी लोग जो अमीरी होता है उसमें वो कुछ भी नहीं सोचता है। अनाप शनाप फिजूल उनकी बात आदत बन जाती है। यानी कि बात तो सही है कि जब आदमी कुछ अमीर हो जाता है, कुछ पैसे हो जाता है, तो अनाप शनाप फिजूल की खर्ची उनकी आदत बन जाती है। ठीक है, वह जब गरीबी आता है जब वह गरीबी आती है तो याद किस तरह सताती है। जब वह उनके पास जब गरीबी आती है तो वह सब याद है ना बहुत उनको सताती है। इसका दीर्घ दर्शन लेखक ने ग्रामीण परिवेश में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसका आंसर हो गया। फिर इसका ख नंबर क्वेश्चन क्या है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसका आशय किस तरह से होगा इस चीज को समझिएगा, बहुत ही रोचक है। इसका आंसर होगा प्रस्तुत पंक्ति शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी के प्लॉट शीर्षक पाठ से लिया गया है। यहाँ तक तो आप लिख लीजिएगा। लेखक ने समाज में होने वाले उतराव चढ़ाव का फिर बीते दिनों की याद को वर्तमान में पश्चात इतना सुंदर विवेचना किया है। बीते दिनों को उन्होंने एक वर्तमान में इसको उजागर करने का यहाँ पे प्रयास किया है, विवेचना किया है कि वह सत्य हो गया है कि मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वह समय था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। यानी कि यह लॉजिकल वे में कह रहा है कि एक समय ऐसा था कि भाई साहब का जो पेशाब है ना उससे चिराग जलता था। और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डी मुफस्सिस की आंच से मोमबत्ती की तरह धुल धुल कर जल रही है। उनकी हड्डी की बात बता रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच यही कहा गया है कि अमरी की कब्र पर पनपी हुई जो गरीबी होती है ना बहुत जहरीली होती है। लेखक ने इतनी मार्मिकता से इसका वर्णन किया है जो अत्यंत ही संवेदना युक्त है। जो आपकी ये प्रश्न है ना सभी हम लोग 12 तक के प्रश्न को पूरा अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रश्न को आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लीजिएगा और याद करते चलिए, क्योंकि अब आपको जो रेगुलर बेसिस पर क्लास 9th की जो हिंदी का ना
उसके क्वेश्चन आंसर की वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर एक दिन बीच करके आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, सभी का आंसर हम बहुत ही परिश्रम के साथ इसका आंसर लिखते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को एक बार शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। इस प्रश्न सभी प्रश्न को लिखकर आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके अपनी क्लास में बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं, एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा है अब हमें चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। अगर जी अभी भी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।